गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। तो पॉलिटी सीरीज की अगर मैं बात करता हूं, इसको लेकर इसके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं उन सबको स्टार्ट अगर मैं करता हूं तो हमारा सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट था। कह सकते हैं कि इस अमेंडमेंट की वजह से तो 9वां शेड्यूल था जिसके अंदर एंटी जमींदारी सिस्टम का लॉ पास किया गया था। यानी इस टाइम पर लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी का एबॉलिशन था। इसको हम सीधे तरीके से और सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, एंड एडेड पब्लिक ऑर्डर, इट प्रोवाइडेड ओवरव्यू रख सकते हैं कि अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका क्या होगा। मेनली तो इसका ये अमेंडमेंट एक्ट 1951 का। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था अभी 1956 का। इंपॉर्टेंट जो है इसमें रीऑर्गेनाइज द इंडियन स्टेट्स एज 40 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। तो 1956 का बेसिकली इसका मैं अलग से आपको याद कर रहा हूं तो फजल अली आयोग था, फजल अली इसके चेयरमैन थे और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था। ठीक है, तो 53 की बात करता हूं, वहां से ये कमेटी गठित की गई थी और 56 में फाइनली ये अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके अंदर लैंग्वेज के आधार के ऊपर हमारे जो स्टेट्स थे उनको रीऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड दैट कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एक्सटेंडेड द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूटीज एंड आल्सो प्रोवाइड एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस टू हाई कोर्ट। तो ये थोड़ा सा उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है बच्चों 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 का। प्रोवाइडेड फॉर द सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी नेम्ड बेरूबारी यूनियन वेस्ट बंगाल to Pakistan as a commitment made under the Indo-Pakistan Agreement 1958, and the amendment was made for the reason that under Article 3 the Parliament can alter the area of the state how it does not include cession of Indian territory to a foreign state, and it can only be done by amending the constitution itself। तो 9th अमेंडमेंट एक्ट थोड़ा सा भाई अलग है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, सेशन किया था इंडियन टेरिटरी जो बेरूबारी के नाम से उस टाइम पे थी, यानी जिसको वेस्ट बंगाल किया जाता है। ठीक है, और कमिटमेंट की गई थी भाई उस टाइम पर पाकिस्तान के साथ, एक एग्रीमेंट हुआ था 1958 का, तो वहां पर ये किया था। और अमेंडमेंट इसलिए किया गया था क्योंकि हम अगर आर्टिकल नंबर 3 पढ़ते हैं जिसके अंदर इंडियन टेरिटरीज या बाउंड्रीज के अंदर कोई भी अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो वो चीजें सारी की सारी भाई इंडियन टेरिटरी को फॉरेन स्टेट में जैसे या कोई सेशन होता है इंडियन टेरिटरी का किसी फॉरेन स्टेट के साथ, तो उस टाइम के ऊपर पार्लियामेंट ऑल्टर कर सकती है। ठीक है, और ये तभी कर सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो। ठीक है, उसके बाद आपका 10th अमेंडमेंट एक्ट आता है जहां पर दादरा नगर एंड हवेली को यूनियन टेरिटरी लिया था पोर्तुगल से 1961 के अंदर। और 11th अमेंडमेंट एक्ट भी आपका 1961 का आता है जहां पर प्रोवाइडेड द न्यू प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इलेक्टोरल कॉलेज and also clear that any vacancy in the appropriate electoral college would not be the reason to challenge the election of president or vice president। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, दोनों 61 में आए थे। 12th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1962 का जहां पर गोवा, दमन और दीव इनको इंडियन यूनियन के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, और 13 के अंदर नागालैंड को एज अ स्टेट का दर्जा दिया गया था एंड प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस फॉर इट। ठीक, फिर आपका आता है 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 का जहां पर पुडुचेरी को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया एंड यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी आर प्रोवाइडेड विद द लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो 1962 की अगर मैं बात करता हूं 1 2 3 तो ये जिसके अंदर स्टेट्स के रिगार्डिंग एडिशन हुआ था। ठीक, 17th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1964 का। मेड फेयर कंपनसेशन बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू कंपल्सरी फॉर द स्टेट फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्राइवेटली कल्चरल लैंड एंड एडेड 44 अदर एक्ट्स इन द 9th शेड्यूल। यानी जमींदारी सिस्टम के अंदर कुछ और भी ऐड किए गए थे एक्ट्स। ठीक है, मेनली ये था कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, या आपका प्राइवेट लैंड है अगर अक्वायर करती है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको कंपनसेशन गवर्नमेंट को देना होगा, तभी वो अक्वायर कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है 18th अमेंडमेंट 1966 का। प्रोवाइडेड दैट द पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, क्रिएटेड पंजाब एंड हरियाणा एज द न्यू स्टेट। तो 1966 की बात करता हूं तो भैया हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा था वो फॉर्म हुआ था। तो यहीं से हम ध्यान रखते हैं कि 18th अमेंडमेंट एक्ट था जिसके अंदर भाई पार्लियामेंट ने ये भाई एक अपनी पावर दिखाई थी कि वो किसी भी स्टेट को भाई उसके अंदर एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है नई स्टेट बनाने के लिए। तो तब पंजाब से हरियाणा निकला था। 21st अमेंडमेंट एक्ट था 1967 का। इसके अंदर भाई सिंधी को 15वीं लैंग्वेज का आधार मिला था। ठीक है, तो 8th शेड्यूल, तो टोटल हमारी लैंग्वेजेस 22 हैं भाई ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो इंडिया की, वो ध्यान में रखना। फिर 24th अमेंडमेंट 1971 का। रीजंस क्या थे इस अमेंडमेंट के? दिस अमेंडमेंट एक्ट वाज ब्रॉट इन द आफ्टरमाथ ऑफ द
Golaknath case 1967, in which Supreme Court held the Parliament could not take away any fundamental right through the constitutional amendment. इसके अंदर केस में क्या था, ठीक है, कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि पार्लियामेंट भाई किसी भी फंडामेंटल राइट को भाई ले नहीं सकता, ठीक है, भाई हमसे ले नहीं पाएगा, ले नहीं सकता भाई कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। और उसने क्लियर किया था कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग आर्टिकल 13 बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 368। और 368वां आर्टिकल ये बताता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडिशन की जा सकती है, सब्ट्रैक्शन की जा सकती है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। एंड मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एक्सेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और प्रेसिडेंट को बता दिया कि प्रेसिडेंट का एक्सेंट होना बहुत जरूरी है। हालांकि हम जानते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है जब दोनों सभाओं में पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट उसको एक्सेंट दे देता है, लेकिन वो मैंडेटरी है देना, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना। ऐसी एक केस हुआ था जिसके अंदर भाई राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था, लीगल राइट बनाया गया था। फंडामेंटल पहले राइट था लेकिन उसको हटा के वहां से लीगल राइट बनाया गया था, ठीक है। नहीं तो फंडामेंटल क्वेश्चन के चक्कर में कई चीजें ऐसी होती थी जो गवर्नमेंट नहीं कर पाती थी, ठीक। तो वो केस आई थिंक थोड़ा मेरे दिमाग से स्किप हो गया, हो सकता है अभी ध्यान में आए तो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो केस था, उसके अंदर ये चीजें बताई गई थी, ठीक है। फिर आता है 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, कर्टेल द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। भाई इसके अंदर आई गया ये, ठीक है। 25th अमेंडमेंट था जिसमें फंडामेंटल राइट को जो प्रॉपर्टी का था वहां से हटा के तो आगे 300 के अंदर फुल आर्टिकल बनाया गया था। एंड इट मेड क्लियर दैट द लॉ मेड टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ द डीपीएसपीस that principle contained under the article 39B or C cannot be challenged on the ground it violates the fundamental rights given in article 14, 19 and 31। तो ये बताया गया कि पहले क्या होता था, किसी की जमीन ले ली जाती थी तो वहां पर ये चीजें कोर्ट में चली जाती थी कि भाई ये हमारे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है, तो इस चीज को वहां से दूर किया गया और उसको लीगल राइट बनाया गया। भाई अगर आप किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हो या किसी की जमीन ले रहे हो तो गवर्नमेंट को तो कंपनसेशन देना होगा और वो उस पर क्लेम नहीं कर सकता। मतलब अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो ऑब्वियस है कि वो जस्टिसेबल है और जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो उसके पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फेवर में आएंगे। तो लीगल राइट बनाने का मेन मकसद ये था कि कई बार केसेस ऐसे हो जाते हैं या एरिया ऐसा हो जाता है जो जमीन अक्वायर करनी पड़ जाती है हाईवेज के लिए, किसी और प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वहां पर भी कंपनसेशन गवर्नमेंट अच्छी देती है। तो इस हिसाब से इसको एक हम कह सकते हैं भी उस बेस को लेके इन्होंने उस चीज को अलग किया था। फिर आता था 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 का, ठीक है। इसका अमेंडमेंट ये था कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज रिवील्ड इन द सेंसस ऑफ 1971 एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 425 टू 545। तो फिलहाल 543 सीट्स हैं भाई, मैक्सिमम सीट्स जो होती हैं वो 550 होती हैं लोकसभा के अंदर। 33rd अमेंडमेंट 1974 का था भी, इन्होंने आर्टिकल नंबर 101 और 190 को चेंज किया था। द चेयरमैन या स्पीकर ऑफ द हाउस कैन रिजेक्ट द रेजिग्नेशन ऑफ एमपी इफ ही फाउंड इट इनजेन्युइन और नॉन वॉलंटरी, ठीक है। अगर भाई कोई एमपी अपना रेजिग्नेशन देता है तो ये चेयरमैन और स्पीकर के पास पावर होती है कि उसके रिजाइन को एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है। 35th के अंदर चेंज द प्रोटेक्टोरेट स्टेटस ऑफ सिक्किम एंड असाइंड इट अ स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट इन द इंडियन यूनियन एंड द 10th शेड्यूल वाज एडेड टू फिक्स द टर्म्स एंड कंडीशंस सच एज एंगेजमेंट ऑफ सिक्किम विद द इंडियन यूनियन। और 10वां शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूं भाई तो हम सबको पता है 10वां शेड्यूल आपका क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1970 का इसने फुल फ्लैज स्टेटस दिया था सिक्किम को और 10th शेड्यूल को रिपील किया था। फिर 38th आता है अमेंडमेंट एक्ट 1975, उसमें डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड प्रोवाइडेड दैट द प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द court of law and provided that the president could declare different proclamation of national emergency on different grounds simultaneously। पूरा इमरजेंसी के रिगार्डिंग टॉपिक है भाई, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है, ठीक। फिर आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट और इसको बोला गया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इसके आगे वीवीआईपी लिखा हुआ है। तो इस 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट था भाई, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, तो क्वेश्चन बन सकता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से किस चीज को कहा गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट था। हुआ और सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में ऐड किया अंडर द आर्टिकल 51A, ठीक। फिर मेड कैबिनेट एडवाइसिंग बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, कैबिनेट की एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंड की। 16A ऐड किया गया जिसके अंदर प्रोवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स एंड इट फ्लो द सीट्स फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेंसस टिल 2000 ऑन द 71 सीट्स। भाई इतनी सीट्स एमएलए की, ठीक है, दो restricted the judicial review for limited the power of it is the
नए डीपीएसपी ऐड हुए थे जिसमें इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये चीज ऐड की गई थी। एंड प्रोवाइडेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी नाउ फॉर अ पार्ट ऑफ द टेरिटोरियल पार्ट पे भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। क्रिएटेड and raised rule in a state from earlier 6 months to 1 year, बढ़ा दिया के अंदर वन टाइम प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो देख सकते हो भाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है 44 इंपॉर्टेंट है and it all was also the comprehensive amendment which was mainly brought to the under the actions of 42nd amendment। ठीक है, तो भाई कुछ एक्शंस तो उनको उन्होंने, अब जैसे लोकसभा का टर्म और स्टेट लेजिस्लेटिव टर्म 5 साल कर, ये 1 साल और बढ़ाया जा सकता है जो मैंने बताया सिर्फ इमरजेंसी के केस में। प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस ऑफ, पहले तो बाइंड किया, फिर इनको लगा कंसिडरेशन का हक प्रेसिडेंट को दिया गया। फिर इंटरनल डिस्टरबेंस को आर्म रिबेलियन किया गया, ये हम स्टडी कर चुके हैं भाई आपके इमरजेंसी के टॉपिक में, ठीक है ना। 352 आर्टिकल देखा ना हमने, उसमें आर्म रिबेलियन या इंटरनल डिस्टरबेंस थी, तो इंटरनल डिस्टरबेंस को आर्म रिबेलियन से हटाया, मतलब रिप्लेस किया गया। रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, उसको लीगल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 301। और 20 और 21 जो आर्टिकल है जो लाइफ के रिगार्डिंग बताता है, उसको मैंडेटरी किया गया कि ये आर्टिकल्स इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था भाई आपका। बाकी 61st जो अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें लीगल वोटिंग एज कितने कर दी भाई, 21 से 18 साल सभी के लिए। फिर 69th अमेंडमेंट 1991 का था, इसने स्पेशल स्टेटस दिया टू दिल्ली को एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड प्रोवाइड अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली। ठीक, 71st अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया गया 8 शेड्यूल के अंदर। और 73rd अमेंडमेंट 1992 का था, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज के लिए और पार्ट 9 को 11th शेड्यूल के, पार्ट 9 को 11th शेड्यूल में डाला गया, और 74th में पार्ट 9A को 12th शेड्यूल में डाला गया एज अर्बन लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है भाई, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया पार्ट 3 के अंदर। और एक न्यू आर्टिकल 21 में ऐड किया गया, जिसका मतलब था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी 6 और 14 साल के बच्चों को। ठीक है, और नई फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल नंबर 51A बनाई गई। ठीक है, तो ये आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी, ये बात ध्यान में रखना। 88 अमेंडमेंट एक्ट 2003 का था, जिसमें सर्विस टैक्स अंडर 268A व्हिच वाज लेविड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन एज वेल एज द स्टेट। सर्विस टैक्स को किया गया बाद में, हालांकि हम जानते हैं जीएसटी भी आ गया था। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें बोडो, डोगरी या डोंगरी, मैथिली, संथली, इनको 8वें शेड्यूल में ऐड किया गया। और 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 का था, जिसमें रिजर्वेशन ऑफ SC STs और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर यानी 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। पहले 2001 थे भाई, उसके बाद 2010 और 2011 तक किया। 2011 का इसमें पार्ट 9 भी ऐड किया गया, जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिकम द फंडामेंटल राइट बना आर्टिकल 19 के अंदर, एंड आर्टिकल 43 वाज इंसर्टेड एज अ डीपीएसपी टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, फिर 101 अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके अंदर जीएसटी 16 के अंदर। 2018 का 102 अमेंडमेंट एक्ट है, जहां पर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस आई, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। और 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का, EWS सेक्शन वालों को दी गई, सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज नंबर 4 and 5 ऑफ आर्टिकल नंबर 15। एक था, जिसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स थी SC ST की, उनकी लोकसभा के अंदर थोड़ा सा चेंज मिला। ठीक है, 70 ईयर्स टू 80 ईयर्स, 10 साल और बढ़ा दिए गए। एंड एंडेड द रिजर्वेशन सीट्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। ठीक है, तो भाई ये आपका जो पूरा का पूरा टॉपिक था, इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट एक्ट थे, ठीक है, इसके वो सारे अच्छा सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें जितने भी PYQs हैं यूनियन के रिगार्डिंग कवर करेंगे। और इसी के साथ मुझे लगता है कि भाई पॉलिटी है, तो NDA CDS या इससे ऊपर पॉलिटी मुझे लगता नहीं आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन बाकी मैं फिर भी यही गाइड करूंगा आप सबको कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा में से आ जाए। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। लाइक सब्सक्राइब शेयर और जरूर करना। और एक चीज और मैं इसके थ्रू आपको बोलना चाहूंगा भाई, 26 ऑफ चंडीगढ़ डिफेंस
एक मिनट में। हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो 26 जैन को, ठीक है, और साथ में ही 29 जैन को, ठीक है। यानी जो बच्चे 26 जैन को ना दे पाए, ठीक, वो बच्चे 20 को भी दे सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो एंट्रेंस एग्जाम है 26 ऑफ जनवरी। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एनडीए और जेई और नीट, इन तीनों कोर्सेज को लेके हम चंडीगढ़, मोहाली और हिसार, तीनों के अंदर हमारी एकेडमी, हमारे ब्रांचेस हैं, और तीनों में ये टेस्ट लिया जाएगा। निःशुल्क है, इसका कोई फीस नहीं है। और जो बच्चे इसके अंदर क्वालिफाई करेंगे उनको 100% तक स्कॉलरशिप हमारी एकेडमी प्रोवाइड कर रही है। और जो बच्चे जिनके पेरेंट्स आर्मी के अंदर हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हम देंगे। जो देश के प्रति हमारे जवान, उनके हमारी तरफ से काफी उनके लिए रिस्पेक्ट है, और हम चाहेंगे कि बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे सेंटर्स के ऊपर आए और इस एग्जाम को दें, ठीक है। 26 ऑफ जैन और 29 जैन दोनों को ही एग्जाम हमने करवाया है। तो बी देयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनडीए एग्जाम। थैंक यू सो मच।